गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में अपन ने विभिन्न प्रकार के रिएक्शन की बात की थी। अब तक जो भी अपनी क्लास हुई है, 4-5 क्लास जो भी हुई है, उन सभी क्लासों में अपन ने जो रिएक्शन है उनके बारे में बात की। उससे पहले अपने इलेक्ट्रॉन फाइल, न्यूक्लियोफाइल और जो अपने पास एरोज थे, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए अपन कैसे क्या क्या काम में लेते हैं, लुईस एसिड, लुईस बेस, इन सब के बारे में अपन ने बात की है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इफेक्ट। जो समूह के कारण जो विभिन्न प्रकार के इफेक्ट लगते हैं किसी कंपाउंड में, वो कौन कौन से हैं उनकी अपन बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इफेक्ट, जो प्रभाव लगते हैं समूह के कारण, उनकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। देखिए, आप जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। कौन सा इफेक्ट कौन से इलेक्ट्रॉन के कारण लग रहा है और किस प्रकार से लग रहा है, उन सब की अपन बात करेंगे। जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के प्रेरण के कारण जो इफेक्ट लगता है, यानी कुछ मात्रा में अपन ये कहें कि एक तरफ डेल्टा पॉजिटिव बन जाए, दूसरी तरफ डेल्टा नेगेटिव बन जाए, कुछ प्रेरण उत्पन्न हो जाए। जो सिग्मा बॉन्ड है, उस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएं, तो वहाँ पे जो प्रभाव लगता है, उस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अर्थात सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के प्रेरण के कारण लगने वाला जो प्रभाव है, वह प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। जब ये इफेक्ट लगता है तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, मान लीजिए अपने पास ए है और अपने पास दूसरा एटम है बी, इसमें बी की विद्युतता कुछ अधिक है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बीच में होने चाहिए थे। दोनों की विद्युतता लगभग इक्वल होती तो बीच में प्रेजेंट होते, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में बी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और जब बी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो इसके ऊपर चला जाता है आंशिक ऋणावेश, डेल्टा नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव बनता है और पार्शियली पॉजिटिव बनता है। तो इस प्रकार का जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट कौन सा कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको अपन कैपिटल आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यह प्रभाव दो प्रकार का होता है, एक प्लस आई और एक होता है माइनस आई। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, जब कोई समूह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर स्वयं के पास आंशिक धनावेश लाता है, तो उस समूह का जो प्रभाव होता है, वो प्रभाव कहलाता है प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई प्रभाव, जिसको अपन कह सकते हैं। दूसरा, जब कोई समूह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, तो उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आता है, और जो उस समूह के कारण जो प्रभाव जनरेट होता है, वो प्रभाव कहलाता है माइनस आई प्रभाव या माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बी समूह है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है, तो इसके कारण जो इफेक्ट लग रहा है, वो इफेक्ट हुआ माइनस आई इफेक्ट। ए वाला जो समूह है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इसके कारण जो प्रभाव लग रहा है, वो प्रभाव होगा प्लस आई प्रभाव। दो प्रकार का होता है, प्लस आई और माइनस आई। सिग्मा बॉन्ड के प्रेरण के कारण जनरेट होता है, और इसी प्रभाव को अपन कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। एक बार सुन लीजिए आप, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के प्रेरण के कारण लगने वाला प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। यदि कोई समूह सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु की तरफ स्थानांतरित करे, यदि कोई समूह सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु की तरफ स्थानांतरित करे, तो यह प्रभाव प्लस आई प्रभाव कहलाता है। तथा यदि कोई समूह सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करे, तो लगने वाला प्रभाव माइनस आई प्रभाव कहलाता है। यहाँ पे जो दोनों इफेक्ट हैं, कौन से,
प्लस आई और माइनस आई दोनों जो प्रभाव हैं वो डिपेंड करते हैं डिस्टेंस पर। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिस्टेंस पर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, डिस्टेंस यदि इंक्रीज होती है तो प्लस आई और माइनस आई दोनों ही क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। जैसे अपने पास कार्बन की श्रृंखला बढ़ रही है, ठीक है, ये कोई कार्बन की श्रृंखला है, बाकी ग्रुप जुड़े हुए हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो होगा सबसे अधिक प्रभाव तो इस कार्बन का होगा। इसको अपन 1 दें, इसको अपन 2 दें, 3 दें, 4 दें और 5 दें, तो सबसे अधिक किसका हुआ? 2 का, 2 के बाद में 3 का, 3 के बाद में 4 का, और सबसे कम किसका होगा? 5 का। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चाहे प्लस आई हो या माइनस आई हो, दोनों प्रभाव कम होते जाते हैं, और डिस्टेंस कम होती है दोनों प्रभाव बढ़ते जाते हैं। ध्यान रखना है, बहुत जगह काम में आता है कि प्लस आई और माइनस आई की जो अपन एग्जाम्पल देखेंगे, आगे बहुत से एग्जाम्पल आएंगे, वहाँ पे दोनों अपने पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और ये अपने को ध्यान रखना है कि दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ती है, डिस्टेंस इंक्रीज होती है, तो प्लस आई हो या माइनस आई हो दोनों कम होते जाते हैं। ये विशेष अपने को ध्यान रखना है कि डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है। ओवरऑल इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, डिस्टेंस बढ़ेगी तो वो इफेक्ट डिक्रीज होता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के प्रेरण के कारण लगने वाला जो प्रभाव है वो प्रभाव क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। दूसरे जो है वो अपने पास इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकंड में बात कर लूं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अति संयुग्मन प्रभाव कह सकते हैं, नाथन ब्रेकर इफेक्ट भी इसको अपन कहते हैं। दूसरा, नाथन ब्रेकर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी और उन्हीं के आधार पर इसको अपन ने कहा है नाथन ब्रेकर इफेक्ट। थर्ड, इसको अपन नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, बिना बंध का अनुनाद प्रभाव। आगे जस्ट मैं आगे बात करूंगा वो अनुनाद प्रभाव की बात करूंगा, तो इसको अपन क्या कहते हैं? बिना अनुनाद का प्रभाव, बिना बॉन्ड के या नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट, बिना बंध के रेजोनेंस प्रभाव इसको अपन कह सकते हैं, या बिना बंध का रेजोनेंस प्रभाव कह सकते हैं, या नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट कह सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कह सकते हैं, ब्रेकर नाथन या नाथन ब्रेकर इफेक्ट भी इसको अपन कह सकते हैं। ये जो इफेक्ट है वो एल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन और हेलोजन समूह के कारण लगता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन होता है या जो रेजोनेंस या जो अनुनाद अपन शो करते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, सिंपल जो रेजोनेंस होता है उसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा गया था। क्योंकि रेजोनेंस के लिए कौन से बॉन्ड चाहिए? पाई बॉन्ड चाहिए या लोन पेयर चाहिए, लेकिन यदि लोन पेयर नहीं हो या पाई बॉन्ड नहीं हो तो भी यदि रेजोनेंस हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। मैंने कहा कि ये अल्फा कार्बन के ऊपर लगता है, और अल्फा कार्बन पर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन हो सकता है या कोई एक्स समूह हेलोजन हो सकता है। दो ही परिस्थितियों में लागू होगा, किसी भी स्पीशीज के अल्फा कार्बन पर या तो हाइड्रोजन उपस्थित हो या उसके हेलोजन उपस्थित हो। दो ही परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब ये इफेक्ट लागू होता है। ये भी जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को अपन H के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H अपन काम में लेते हैं। इसको भी अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक प्लस H और एक माइनस H। जब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित हो, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित हो
और उसके कारण यदि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है तो वो इफेक्ट कौन सा कहलाएगा, प्लस एच इफेक्ट कहलाता है। और यदि अल्फा कार्बन पर हैलोजन उपस्थित हो तो उसके कारण लगने वाला हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट माइनस एच इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अल्फा कार्बन पर यदि हाइड्रोजन उपस्थित तो लगने वाला इफेक्ट प्लस एच, यदि अल्फा कार्बन पर हैलोजन उपस्थित तो लगने वाला इफेक्ट माइनस एच। और ये सिर्फ अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित हो या हैलोजन उपस्थित हो उन्हीं परिस्थितियों में ये इफेक्ट लगता है। और यह इफेक्ट कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल जो अपने इंटरमीडिएट होते हैं उनको उनके स्थायित्व को स्पष्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अपन आगे बात भी करेंगे। ठीक है, होता कैसे है, लगता कैसे है, वो इफेक्ट भी आप लोग देख लीजिए कि अपने पास मान लीजिए कोई कार्बोकैटायन है, ये H है, यहाँ पे CH3, इसको मैं अलग लिख सकता था और इसको मैं अलग लिख सकता हूँ क्योंकि जो सभी हाइड्रोजन है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इस कार्बन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, ये जो हाइड्रोजन है वो निकलता नहीं है, कंप्लीट रूप से बाहर नहीं जाता है, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने की संभावना रखता है। और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो होगा क्या, डबल बॉन्ड बन गया, ये H जुड़ा हुआ है, ये H, यहाँ पे CH जुड़ा हुआ था और ये इस H के पास चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस प्रकार का जो इफेक्ट है सिग्मा बॉन्ड के कारण लग रहा है, पहली कंडीशन। दूसरा, इसका अल्फा कार्बन ये है, इस अल्फा कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो लगने वाला जो प्रभाव है हाइड्रोजन के कारण लग रहा है तो इसको अपन क्या कह देंगे, प्लस एच। और यदि यहाँ पे हेलोजन होता और उसके कारण ये प्रभाव लगता तो उसको अपन क्या कह देते, माइनस एच। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के कारण लगता है और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो या हेलोजन हो उसकी उपस्थिति में इसको अपन लागू करते हैं। अल्फा कार्बन पर यदि हाइड्रोजन हो तो वहाँ पे लगने वाला जो प्रभाव है वो प्लस एच कहलाता है, और यदि अल्फा कार्बन पर हेलोजन उपस्थित हो तो वहाँ पे लगने वाला जो प्रभाव है वो माइनस एच कहलाता है। एक बात सुन लीजिए आप, वह प्रभाव जिसमें संयुग्मन के लिए सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो लगने वाला प्रभाव अति संयुग्मन प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव सिर्फ अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन व हेलोजन की उपस्थिति में लगता है। यदि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित हो तो लगने वाला प्रभाव प्लस एच तथा हेलोजन उपस्थित हो तो लगने वाला प्रभाव माइनस एच प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन व मुक्त मूलक के स्थायित्व को स्पष्ट करने के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसकी बात अपन आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट या मेजमेरिक इफेक्ट भी आप इसको कहते हैं। तो वो देखिए, थर्ड इफेक्ट अपने पास निकल करके आता है थर्ड है अपना रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव। अनुनाद नाम सुना होगा आपने, और बेंजीन की काफ़ी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी होंगी। बेंजीन में अनुनाद तो प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो अनुनाद प्रभाव है वो किसी दूसरे समूह के कारण लगेगा। यदि बेंजीन पर कोई समूह उपस्थित है और वह समूह बेंजीन की अनुनाद संरचनाओं को बढ़ा देता है, बेंजीन की अनुनाद संरचनाओं को यदि बढ़ा देता है तो लगने वाला जो प्रभाव होगा वह प्रभाव
रेजोनेंस प्रभाव कहलाता है। अब कोई समूह ऐसा भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन लेकर के भी अनुनाद को बढ़ा सकता है। तो जो रेजोनेंस प्रभाव है इसको अपन कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, प्लस R और माइनस R। ठीक है, दो प्रकार कौन सा होगा, एक होगा प्लस R और दूसरा होता है माइनस R। जब किसी समूह या स्पीशीज द्वारा किसी अणु की अनुनाद संरचनाएं बढ़ाई जाती हैं तो लगने वाला प्रभाव अनुनाद प्रभाव कहलाता है। यदि जुड़ा हुआ समूह इलेक्ट्रॉन दान कर, यदि जुड़ा हुआ समूह इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर या इलेक्ट्रॉन दान कर अनुनाद संरचनाएं बढ़ाता है तो लगने वाला प्रभाव प्लस R प्रभाव कहलाता है। उस समूह का प्रभाव कौन सा होगा, प्लस R प्रभाव होगा। और यदि जुड़ा हुआ समूह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, यदि जुड़ा हुआ समूह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अनुनाद संरचनाएं बढ़ाता है तो लगने वाला प्रभाव माइनस R प्रभाव कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब यदि कोई समूह जुड़ा हुआ है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और डोनेट करके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बढ़ा दे तो उस प्रभाव को तो अपन क्या कह देंगे, प्लस R। और यदि कोई समूह ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बढ़ाए तो उसको अपन क्या कह देंगे, माइनस R। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं अपन, दोनों के अपन देख लेते हैं। बेंजीन के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए डबल बॉन्ड NH2 चार्ज हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे ये हो गया नेगेटिव। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दें तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये नेगेटिव, अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। इसमें कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त हो रही हैं, पहले कितनी थी अपने पास, यदि सिंपल बेंजीन की अपन बात करें तो सिर्फ दो ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होती है। सिंपल बेंजीन की यदि अपन बात करें तो देख लीजिए एक बार, बेंजीन की दो ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होती है। एक तो ये अपने को प्राप्त होती है और दूसरे रेजोनेटिव जो स्ट्रक्चर है वो अपने को ये प्राप्त होती है। इनके अलावा और पॉसिबल नहीं है, जिनको अपन कैलकुलेट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कैसे आई इनकी भी अपन बात करेंगे। देखिए दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हैं लेकिन अपन ने इसके साथ NH2 ग्रुप का एडिशन करवा दिया और इस NH2 ग्रुप ने अपने लोन पेयर डोनेट करके इसकी दो स्ट्रक्चर से कितने स्ट्रक्चर बना दी, 4 स्ट्रक्चर। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वो इसकी कितनी बन गई, 4। NH2 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, अर्थात जो NH2 का प्रभाव होगा वो प्रभाव यहाँ पे कौन सा है, प्लस R प्रभाव होगा। अर्थात जब कोई समूह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर अनुनाद संरचनाएं बढ़ाता है तो लगने वाला प्रभाव प्लस R प्रभाव कहलाता है। दूसरा, मैं दूसरे समूह की बात कर लूँ, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट हो, जैसे मान लीजिए कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। यही बेंजीन थी अपने पास और इसी बेंजीन के साथ अपन ने ऐड करवा दिया CHO ग्रुप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा और जैसे एक्सेप्ट करेगा
इसके पास पॉजिटिव डेवलप हो गया, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव H, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, कार्बन, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव H और यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव और H, ये वापस दे देगा तो एक स्ट्रक्चर और बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अपने पास अभी यहाँ पे कितनी बन रही हैं? 4 स्ट्रक्चर बन रही हैं। तो देखिए सिंपल थी, उसके पास 2 थी, यहाँ पे अपने पास 5, 4 तो ये बन रही है, एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं अपन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, एक यहाँ पे, ये यहाँ पे देगा, एक इसके, दोनों के 5-5 स्ट्रक्चर अपने पास बन जाएंगे। तो ये वाला जो समूह है, इसने तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, लेकिन ये वाला समूह क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बढ़ाता है तो उस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं? -R प्रभाव। उस प्रभाव को अपन क्या कहेंगे? -R प्रभाव। एक हुआ +R और एक हुआ -R। अब देखिए बेंजीन की अपन विभिन्न प्रकार के रिएक्शन देखते हैं, और वो रिएक्शन अपन देखते हैं ESR रिएक्शन के रूप में, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड और अपने को पता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कई बार क्या होता है कि बेंजीन के साथ कोई समूह जुड़े हुए होते हैं, और आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़े हुए समूह की परिस्थिति या उसका जो प्रभाव है उसके अकॉर्डिंग अपने इफेक्ट शो करता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो ऑर्थो पे जुड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग वो मेटा पे जुड़ता है, या उसी के अकॉर्डिंग वो पैरा पे जुड़ता है। तो विशेष अपने को ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे जो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगते हैं। कौन सी पोजीशन पे लगते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। आपके पास जितने भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही हैं, किसी में भी मेटा के ऊपर कोई चार्ज डेवलप हो रहा है क्या? इसमें आप देख लीजिए मेटा के ऊपर कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं आया, न प्लस आया न माइनस आया। यहाँ पे भी आप देख लीजिए मेटा के ऊपर कोई प्लस नहीं है, कोई माइनस चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस प्रभाव है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लागू होता है। दूसरा रीजन अपन ये देखें कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो पाई बॉन्ड के कारण लग रहा है, अर्थात साइड ओवरलैपिंग के कारण लग रहा है। और जो मेटा पोजीशन के जो बॉन्ड होते हैं या मेटा पोजीशन पे यदि कोई ग्रुप होते हैं तो वो प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा आउट ऑफ प्लेन लागू होता है। जो रेजोनेंस इफेक्ट होगा वो हमेशा आउट ऑफ प्लेन लागू होगा, लेकिन जो मेटा पोजीशन है वो हमेशा प्लेन में होती है, और प्लेन में होने के कारण वहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट लागू नहीं होता। ठीक है, तो अपन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट मानते हैं या वहीं पे लागू होता है, बाकी मेटा पोजीशन पर ये प्रभाव लागू नहीं होता। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट कहाँ पे होगा? ये अपने लिए इम्पोर्टेंट होगा बेंजीन की जो केमिकल रिएक्शन है, जो ESR रिएक्शन है, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे जुड़ेगा, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि कौन सा प्रभाव लग रहा है और किसके कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जुड़ेगा, और किसके कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे जुड़ेगा, और किसके कारण इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जुड़ेगा। विशेष ध्यान रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट प्रत्येक पोजीशन पर लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट प्रत्येक पोजीशन पर लगता है, और जो प्रत्येक पोजीशन है उसमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगता है। कहने का मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होने पर इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है, चाहे वो ऑर्थो हो, चाहे मेटा हो, चाहे पैरा हो। अर्थात ऑर्थो पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा, मेटा पे उससे कम, और पैरा पे सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन को भी अपन ने नो रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा था, रेजोनेंस उसमें भी था, और अपन ये कह रहे हैं कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पर लगता है, मेटा पोजीशन पर कभी भी नहीं लगता। तो मेटा पोजीशन पर जब भी अपन बात करेंगे वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, अर्थात +I की बात करेंगे, या फिर अपन बात करेंगे -I की। वहाँ पे +R और -R, +H और -H की बात अपन कभी भी नहीं करते। कौन सी पोजीशन पर?
मेटा पोजीशन पर। जब अपन बेंजीन की रिएक्शन देखेंगे वहाँ पे इन इफेक्ट्स की, या जो अपन नेक्स्ट यूनिट आगे एरेंज वाली एक यूनिट है आप लोगों के, उसमें जब अपन बात करेंगे वहाँ पे भी इन इफेक्ट्स की दोबारा से अपन बात करेंगे, दोबारा से अपन इनके एग्जांपल्स देखेंगे। अब देखिए अपने पास 3 इफेक्ट हुए और तीनों इफेक्ट कौन कौन से हैं? 3 को अपन 6 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन से? एक हुआ प्लस आर, एक होता है माइनस आर, एक होता है प्लस एच, एक होता है माइनस एच, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। इन सभी इफेक्ट्स की मैं बात कर लूँ, ये सभी इफेक्ट इक्वल नहीं होते हैं। सभी की जो कैपेसिटी है वो सबकी अलग अलग होती है। अब देखिए ये जो इफेक्ट है वो लग रहा है पाई बॉन्ड के कारण या लोन पेयर के कारण। ध्यान से देखना, जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो या तो कोई नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव एक प्रकार का लोन पेयर ही है, या किसके कारण लग रहा है? पाई बॉन्ड के कारण। ये जो इफेक्ट है वो लग तो किसके कारण रहा है? सिग्मा बॉन्ड के कारण। ये जो इफेक्ट है वो भी किसके कारण लग रहा है? सिग्मा बॉन्ड के कारण। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कंप्लीट रूप से शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रूप से शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रेरण जनरेट होता है, अर्थात कंप्लीट रूप से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता। और कंप्लीट रूप से यदि बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम की तरफ कुछ मात्रा में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनके प्रभाव की बात करें, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है? ये तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से डोनेट हो सकते हैं, या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से डोनेट हो सकते हैं। तो जो प्रभाव हुआ वो रेजोनेंस प्रभाव सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे दोनों सिग्मा बॉन्ड के कारण लग रहे हैं, ये अपने को पता है। एच इफेक्ट है वो भी सिग्मा बॉन्ड के कारण लग रहे हैं, और प्लस है माइनस है उसके बाद में बात कर लेंगे। और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी किसके कारण लग रहा है? सिग्मा बॉन्ड के कारण लग रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो कंप्लीट रूप से शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट रूप से शिफ्ट नहीं हो पाते। दोनों में इजी कौन सा हुआ? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट शिफ्ट होना, क्योंकि यहाँ पे तो ये शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे जो डोमिनेंट हुआ वो कौन सा हुआ? H। और सबसे कम जो डोमिनेंट हुआ वो कौन सा हुआ? यहाँ पे I, जिसको अपन प्लस माइनस के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। अर्थात प्लस माइनस R सबसे अधिक डोमिनेंट होता है। यदि प्लस वाले की बात करें तो प्लस R सबसे अधिक डोमिनेंट होता है, उसके बाद में प्लस H होता है, और उसके बाद में प्लस I होता है। माइनस वाले की बात करें तो माइनस R सबसे पहले डोमिनेंट होगा, उसके बाद में माइनस H होगा, और उसके बाद में माइनस I होगा। और जो I है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, ये अपन ने देखा है। अब कहाँ पे इसका ऑर्डर कौन सा अपन फॉलो करते हैं? ओवरऑल ऑर्डर इसका ये होता है, प्लस H R डोमिनेंट होता है, उसके बाद में H होता है, और उसके बाद में माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। माइनस और प्लस की बात अपन बाद में करेंगे। अब ये जो इफेक्ट है, जो इनका डोमिनेंट इफेक्ट है वो काम में आता है अपने जो इंटरमीडिएट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, तो अपन अब बात करेंगे इंटरमीडिएट्स की। इफेक्ट्स के बारे में शायद आप लोग समझ गए होंगे, एक बार वापस से देख लीजिए, एक बार वापस सुन लीजिए कि जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, अर्थात सिग्मा बॉन्ड में कुछ प्रेरण जनरेट हो जाता है, तो लगने वाला जो प्रभाव है वो प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। जो समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करके प्रभाव लगाता है उसका माइनस आई, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो प्रभाव लगाता है उसको प्लस आई के द्वारा अपन शो करते हैं। दूसरा, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे लगने वाला जो प्रभाव है वो अति संयुग्मन प्रभाव कहलाता है। और अति संयुग्मन प्रभाव एल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन और हेलोजन उपस्थित हो उसी परिस्थिति में लागू होता है। यानी एल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन और हेलोजन उपस्थित होने पर ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लागू होता है। ठीक है,
यदि हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं तो लगने वाला प्रभाव प्लस H, और यदि हेलोजन उपस्थित होते हैं तो लगने वाला प्रभाव माइनस H। अनुनाद प्रभाव की अपन ने बात की, जब कोई समूह इलेक्ट्रॉन दान करके या जब कोई समूह किसी समूह की या किसी यौगिक की अनुनाद संरचनाएं बढ़ा देते हैं तो लगने वाला प्रभाव अनुनाद प्रभाव कहलाता है। जब कोई समूह इलेक्ट्रॉन दान करके रेजोनेंस संरचना बढ़ाता है तो लगने वाला प्रभाव प्लस R, और यदि कोई समूह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अनुनाद संरचनाएं बढ़ाता है तो लगने वाला प्रभाव माइनस R प्रभाव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस R, इलेक्ट्रॉन दान करके प्लस R। तो ये 3 प्रकार के इफेक्ट्स, इसको अपन मेसोमेरिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 प्रकार के इफेक्ट्स की अपन ने बात की। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ इंटरमीडिएट की। ठीक है, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती। जब एक रिएक्शन संपन्न होती है तो उस रिएक्शन में कौन कौन से मध्यवर्ती बन सकते हैं। टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। सबसे पहले अपन बात करते हैं मध्यवर्तियों के प्रकार, और सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन कहते किसे हैं? वे स्पीशीज जिनमें कार्बन पर धनावेश उपस्थित होता है। वे स्पीशीज जिनमें कार्बन पर धनावेश उपस्थित होता है कार्बोकैटायन कहलाती है। कार्बोकैटायन का निर्माण बंध के विषमांश विघटन से होता है, यानी जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो यहाँ पे हेटेरोलाइटिक होगा। विषमांश बंध के बॉन्ड के विषमांश विघटन के कारण कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। और इसका जो संयोजकता कोष होता है, इसके जो वैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और सभी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिट या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। बंदी आणविक कक्षक देखिए, कार्बन, कोई H जुड़ा हुआ है। ठीक है, अपन ने क्या कहा कि विषमांश विघटन के द्वारा कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। विषमांश विघटन के लिए कर्व फुल हेडेड एरो अपन काम में लेते हैं। ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट होंगे? X पर। जब ये X के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई पॉजिटिव, प्लस X के पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पे हुआ नेगेटिव। बंदी कक्षक में संयोजक कोष में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक बॉन्ड तो टूट गया, 8 इलेक्ट्रॉन थे इसके संयोजक कोष में। जब ये यहाँ पे था 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, और 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बंदी आणविक कक्षक में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। होने चाहिए कितने? 8, और हैं कितने? 6, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यदि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यह इलेक्ट्रॉन स्नेह के समान व्यवहार करता है। कहने का मतलब कार्बोकैटायन के संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यह इलेक्ट्रॉन स्नेह के समान व्यवहार करता है, तथा इसके स्थायित्व को R रेजोनेंस प्रभाव, H हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव और इंडक्टिव इफेक्ट I के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है या
स्पष्ट किया जा सकता है। अपन ने इनके इफेक्ट्स के बारे में देखा था। अब कार्बोकैटायन की स्थायित्व की अपन बात कर रहे हैं। यदि अपन स्टेबिलिटी की बात कर लें तो जो अपने पास इफेक्ट हैं उन इफेक्ट्स के आधार पर यदि अपन देखें तो देखिए कमी है। अब स्थायित्व क्या होना चाहिए? यदि मेरी पूर्ति हो जाए, मेरे पास मान लीजिए मेरे को 100 रुपये की आवश्यकता है। एक बार कल्पना कीजिए, मैं कोई काम कर रहा हूँ या मेरा जो स्थायित्व है वो 100 रुपये पर है। अब एक व्यक्ति आया या मैं ये कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे 90 रुपये है या मेरे पास मान लीजिए आप 70 रुपये हैं। एक बार अपन मान लें कि मेरे पास 70 रुपये हैं और एक तरफ मेरे पास 130 रुपये है। मेरा जो स्थायित्व है वो कहाँ पे है? 100 रुपये पर। यानी अपन ये कहें कि ये तो धनाढ्य हो गया, ये गरीब हो गया और ये मिडिल क्लास हो गया। 3 प्रकार की फैमिली आप लोगों ने देखी होंगी। तो ये 3 प्रकार की जो सबसे अधिक स्थायित्व होता है वो किसका है? मिडिल क्लास का। अब जब मेरे पास कमी हुई, जब कार्बन था मैं, वो तो मेरी कंडीशन थी है। जब मेरे पास कमी हुई अर्थात मैं किस में चेंज हुआ? कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जब कमी है वो कहाँ पे आ गया? 70 के पास आ गया, 70 के पास आ गया। और जब अधिकता हुई तो मैं कहाँ पे चला गया? 130। अर्थात जब मेरे पास नेगेटिव आया तो मैं कहाँ पे चला गया? 130। अब देखिए किसी के पास एक्स्ट्रा कुछ हो जाए जो नॉर्मल रहे, अपन जनरली अपने समाज की भी बात करें, जब अपन नॉर्मल रहते हैं तो एक लिमिट में रहते हैं, लेकिन जब अपने पास कुछ अधिकता हो जाती है तो कन्फर्म है अपने का जो अपना जो स्थायित्व है वो कभी नहीं हो सकता। अपन कभी सोचेंगे कि ये काम कर लें, कभी सोचेंगे कि अपने पास एक्स्ट्रा पैसे हैं ये कर लें, कभी सोचेंगे कि अपन ये कर लें। ये क्या करेगा? क्या मेरे पास खाने का जुगाड़ नहीं है तो मेरे पास कहीं से भी आ जाएं तो मैं इसके इक्वल पहुंच जाऊं। कहने का मतलब यदि इसको देने वाले मिल जाएं, इसको देने वाले मिल जाएं तो ये इसके पास पहुंच सकता है, ये इसके पास पहुंच सकता है। देने वाले जितने अधिक होंगे उतनी ही आसानी से ये इसके पास पहुंचेगा। ठीक है। और देने वाले के बजाय लेने वाले और हो गए। मान लीजिए इसके पास पहले से 70 थे और मांगने वाले और आ गए तो ये 70 से और भी डाउन चला जाएगा। कहाँ पे आ गया? 60 आ गया, मान लीजिए 50 आ गया, तो 100 से दूर जा रहा है क्या? अर्थात यदि लेने वाले और आ गए तो उसका स्थायित्व और भी कम हो जाएगा। ठीक है। और देने वाले जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे यदि देने वाले बढ़ते जाएंगे तो उसका स्थायित्व बढ़ता जाएगा। सेम इसी के साथ अपन बात कर रहे हैं। इसके साथ लेने वाले बढ़ेंगे। 30 है, 30 को कोई कहेगा कि मेरे को दे दे तो ये 100 के पास जाएगा, 100 के पास जाएगा तो इसका स्थायित्व बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए इसको देने वाले मिल गए तो ये 130 से कहाँ जाने की कोशिश करेगा? 150। तो 150 यदि इसके पास होंगे तो ये क्या करेगा? और अधिक खर्च करने की कोशिश करेगा। अर्थात इसका स्तर जो पहले था उससे और भी कम हो गया। कहने का मतलब जिसके पास कमी हो, जिसके पास कमी हो और उसको देने वाले मिल जाएं तो उसका स्थायित्व बढ़ता है, और यदि लेने वाले मिल जाएं तो उसका स्थायित्व कम होता है। किसके पास? जिसके पास कमी हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिसके पास नॉर्मल से कमी हो उसको देने वाले मिल जाएं या डोनेट करने वाले मिल जाएं तो उसका स्थायित्व बढ़ता है, और यदि लेने वाले मिल जाएं तो उसका स्थायित्व और भी कम होता है। ठीक है। सेकंड, जिसका स्थायित्व या जिसके पास पहले से अधिक हो उससे लेने वाले मिल जाएं तो उसका स्थायित्व बढ़ता है, और यदि उसी को देने वाले मिल जाएं तो उसका स्थायित्व कम होगा। अपन बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन की, और कार्बोकैटायन के पास कमी है और कमी है तो इसका मतलब यदि इसको देने वाले समूह मिल जाएं, कार्बोकैटायन के साथ यदि देने वाले समूह जुड़े हुए हों तो उसका स्थायित्व बढ़ जाता है।
ठीक है, 3 प्रकार के इफेक्ट थे, उसमें तीनों प्रकार के ग्रुप थे, दोनों प्रकार के ग्रुप थे, देने वाले ग्रुप भी थे और लेने वाले ग्रुप भी थे। ठीक है, अपन कह रहे हैं कि कार्बोकैटायन का स्थायित्व कब बढ़ता है, जब देने वाले ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो वहां पे उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफेक्ट कौन सा लगा रहे थे, एक तो प्लस आर लगा रहे थे, एक प्लस एच लगा रहे थे और एक प्लस आई लगा रहे थे। तीनों की यदि मैं बात करूं तो सबसे आसानी से या सबसे अधिक इफेक्टिव कौन सा था, प्लस आर। तो कार्बोकैटायन में यदि प्लस आर समूह जुड़ा हुआ है तो उसका स्थायित्व सबसे अधिक होगा, उसके बाद में प्लस एच और उसके बाद में प्लस आई। ये तो देने वाले की बात हुई। अब अपन कहें कि लेने वाले हैं, यदि लेने वाले जुड़े हुए हों तो उसका स्थायित्व कम करेंगे, तो उनकी तुलना में जो अपना सिंपल हो तो लेने वाले की तुलना में जो अपना सिंपल होगा उसका स्थायित्व सबसे अधिक होगा। इसमें तो कम होता जाएगा लेकिन लेने वाले की तुलना में इसका अधिक होगा। अब लेने वाले में प्रभावी कौन सा था, माइनस आर था, अर्थात वो आसानी से लेगा। तो जो अगर ज़्यादा खींचेगा तो उसका स्थायित्व और ज़्यादा कम हो जाएगा। मान लीजिए 70 था, एक तो खींच रहा है इससे 40 रुपये अर्थात ये 30 पे आ रहा है, और एक खींच रहा है इससे 20 रुपये अर्थात ये 50 पे आ रहा है, और एक खींच रहा है इससे 10 रुपये अर्थात ये किस पे आ रहा है, 60। जब ये ज़्यादा खींच रहा है अर्थात 40 खींच रहा है तो यहाँ पे लग रहा है माइनस आर, यहाँ पे लग रहा है माइनस एच और यहाँ पे लग रहा है माइनस आई। 70 के पास में कौन सा है, 70 के पास इसका तो स्थायित्व ज़्यादा है ही, इन तीनों की तुलना में इसका स्थायित्व ज़्यादा है। अब जो इसके पास होगा उसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। पास कौन सा है, 60 वाला पास है, अर्थात इसके बाद में नंबर किसका आता है, माइनस आई का, उसके बाद में नंबर किसका आता है, माइनस एच का, और सबसे लास्ट में नंबर किसका आता है, माइनस आर का। अर्थात माइनस आर कार्बोकैटायन के स्थायित्व को बहुत कम कर देता है। ठीक है, और प्लस आर कार्बोकैटायन के स्थायित्व को बहुत अधिक बढ़ाता है। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन के लिए जो इफेक्ट्स अपन ने देखे थे अभी उनका ऑर्डर है, कौन सा प्रभाव कार्बोकैटायन के स्थायित्व को बढ़ाता है और कौन सा प्रभाव कार्बोकैटायन के स्थायित्व को कम करता है। अब आपने ये देखा है कि 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, 2 डिग्री उसके बाद में होता है, 1 डिग्री उसके बाद में होता है और सबसे कम होता है CH3। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक बार। ये सभी एग्जांपल अपने पास हैं। CH3, CH3 और CH3, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। दूसरा अपने पास है, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। तीसरा अपने पास है, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, और एक अपने पास है CH3 पॉजिटिव। देखिए 9 हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन है और ये 9 के 9 हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्फा, इससे मतलब नहीं है, अल्फा कार्बन को देखना है। प्लस एच, यहाँ प्लस आर लग रहा है, नहीं लग रहा, यहाँ पे प्लस आर नहीं लग रहा। अब अपने को देखना है प्लस एच लग रहा है क्या, प्लस एच अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन अर्थात प्लस एच लग रहा है, और प्लस एच लग रहा है 3 3 6 और 3 9 हाइड्रोजन है, अर्थात 9 तो हाइड्रोजन हो गए और एक स्वयं की स्ट्रक्चर, कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई इसकी, 10 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई। इसके पास कितने हैं, 6, और एक स्वयं की स्ट्रक्चर कितनी हुई, 7। इसके पास कितने हैं, 3, एक स्वयं की स्ट्रक्चर कितनी हुई, 4। इसके पास कोई है क्या, नहीं। अर्थात ये 10 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देता है, ये 7 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देता है, ये 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देता है और ये 1 देता है। अपन ने ये भी कहा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ता है, अर्थात 10 हैं तो सबसे अधिक स्थायी कौन सा होगा, 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद में 1 डिग्री। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मैं इसके लिए बता देता हूँ कैसे बनाओगे आप। एक दो स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ बना करके, यदि आप देखना चाहें। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है
उसको अपन सुपर 1 डिग्री कहते हैं। H इसके पास पॉजिटिव है। मैं इन हाइड्रोजन को नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सभी की नंबरिंग कर दी। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि 1 नंबर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब 1 नंबर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन H+ कौन सा है 1 नंबर का, H2 H3 CH H और H, ये 4 ये 5 ये 6 H7 H8 और H9। ये अपन ये कहें कि ये 7 था, ये 8 था और ये 9 है। सेकंड H1 ने डोनेट किया है, तो H1 डोनेट नहीं करे, मान लीजिए कौन से डोनेट करे H2, तो इसकी स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, H1 जुड़ा हुआ है, H2 के पास पॉजिटिव आ गया, H3 H4 H5 H6 H7 H8 और H9। इसी प्रकार से H3 डोनेट कर दे, इसी प्रकार से H4 डोनेट कर दे, इसी प्रकार से H5 डोनेट कर दे, इसी प्रकार से H6 7 8 और 9। ये तो हो गए 9 तो हाइड्रोजन के कारण, और एक ये अपनी स्वयं की स्ट्रक्चर की पहले की कितनी हो गई 10, तो इसकी 10 बन रही हैं। इससे इसके पास 6 हाइड्रोजन है अल्फा, तो 6 तो ये हो गए, 6 डोनेट कर सकते हैं, ये वाला डोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये तो स्वयं कार्बन के पास है, तो ये डोनेट नहीं कर पाता, तो ये 7 स्ट्रक्चर देगा। इसके पास 3 हैं, तो ये कितनी दे देगा 4 दे देगा। तो सबसे अधिक स्ट्रक्चर किसकी प्राप्त हो रही है 3 डिग्री, तो जिसकी जितनी एलिमेंटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो सबसे अधिक 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद में 1 डिग्री, और सबसे कम जो स्थायी होता है वो कौन सा होता है CH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर अपन कार्बोकेटायन के स्थायित्व को यहाँ पे एक्सप्लेन करें, किसके जो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री जो कार्बोकेटायन है उनके स्थायित्व को अपन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं कल कुछ एग्जाम्पल और लेऊंगा, या नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन बात करेंगे वहाँ पे कार्बोकेटायन के 1-2 एग्जाम्पल की अपन और बात करेंगे, उसमें देखेंगे अपन +R +H और सभी इफेक्ट्स की अपन बात करेंगे एक साथ कि वो कैसे उसके स्थायित्व को चेंज करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।